अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक एकेडमी पाकिस्तान में आपका स्वागत है। मेरा नाम उस्मान है और आज की वीडियो होने वाली है हमारी के इंटरनेट पे जो हमारे पास वेबसाइट शो होती हैं वो काम किस तरह करती होती हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारा इंटरनेट काम किस तरह करता है। तो जब हम वेबसाइट को अपने ब्राउज़र पे सर्च करते हैं वो हमारे पास शो किस तरह होती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो वेबसाइट हमारे पास शो हुई है वो काम किस तरह करती होती है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है फ्रंट एंड वाला हिस्सा वेबसाइट का, जिसमें हमारे पास सारे टेक्स्ट वगैरह, बटन्स वगैरह, लिंक्स और हर चीज़, इमेजेस वगैरह हमारे पास जो शो हो रही होती हैं वो फ्रंट एंड वाले हिस्से में आती हैं हमारे एप्लीकेशन के। और ये चीज़ें बनी होती हैं 3 कंपोनेंट से: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। हम बाद में जो फ्रेमवर्क्स वगैरह भी यूज़ करते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो भी यूज़ करते हैं वो भी एट द एंड हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ही हमें जनरेट करके देते हैं। जो हमारे पास एक फंक्शनिंग फुली वेबसाइट बनती है वो इन 3 चीज़ों से बनती है और ये कोर कंपोनेंट्स हैं वेबसाइट्स के। सबसे पहले हमारे पास होती है वेबसाइट की एक HTML। जो रॉ कंपोनेंट्स होते हैं ना एक वेबसाइट के, जैसे बटन्स हो गए, टेक्स्ट हो गया, हेडिंग्स हो गई, इमेजेस हो गई, उन चीज़ों को डिस्प्ले करवाता है। वो उनको अच्छा नहीं करके दिखा सकता। वो बिल्कुल एक, कह लें जैसे प्लेन ब्रेड होती है, बिल्कुल वैसे वो एक हमें कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। और फिर हम और चीज़ें ऐड करके इस पे हम इसको HTML को अच्छा करके डिस्प्ले करवाते होते हैं यूज़र को। और फिर इसके बाद हमारे पास होती है CSS। ये पाकिस्तान में जो CSS एग्ज़ाम होता है ये वो नहीं, ये CSS यूज़ होती है स्टाइलिंग के लिए, वेबसाइट्स के लिए। CSS भी एक तरह से कुछ लोग इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर करते हैं HTML को और CSS को, कुछ लोग इसको नहीं कंसिडर करते। CSS बस एक कंप्यूटर को बताने का तरीका होता है कि अगर ये हमारे पास टेक्स्ट है तो इसको दिखाना किस तरह है, यूज़र को इसको विजुअलाइज किस तरह करना है। अब ये यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे पास HTML और CSS से, जावास्क्रिप्ट से ही बनी हुई एक वेबसाइट है। मैंने वैसे तो ये फ्रेमवर्क्स में बनाई हुई है, Next.js में बनाई हुई है, और ये सारा कुछ CSS से हुआ है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये थोड़ी सी बर्ड फ्लाइंग एनिमेशन है, यहाँ पे ग्रेडियंट्स है, बैकग्राउंड पे स्काई का व्यू बना रहा है, और ये हमारे पास क्लाउड्स की इमेजेस प्लेस हुई हुई हैं मुख्तलिफ जगह पे, और ये बाकी सारी चीज़ें भी हमारे पास स्टाइल हुई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हुई हुई हैं CSS से साथ। अब मैं इस वेबसाइट पे ना डिसेबल करता हूँ CSS, तो अब ये वेबसाइट मेरे पास चल रही है बगैर किसी भी CSS के। तो आप देख सकते हो कि ये अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि तकरीबन सारा काम जो हो रहा था यहाँ पे वो CSS के थ्रू ही हो रहा था। तो पूरी वेबसाइट, अब ये इमेज भी आप देख सकते हो कि बहुत बड़े साइज की हो गई है, क्योंकि इसको पता नहीं है कि इस HTML को किस तरह दिखाया यूज़र को। तो वो सारी चीज़ें एक बड़े सारे स्टैक के अंदर उसने रखी हुई हैं, और इन सारी चीज़ों को स्टाइल करने के लिए हमारे पास होती है CSS। इसलिए CSS एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और काफ़ी कम्प्लेक्स भी चीज़ है, क्योंकि CSS में बेतहाशा चीज़ें हैं करने को। आप तकरीबन जो चीज़ पिक्चर कर सकते हो CSS के थ्रू आप ऑलमोस्ट कर सकते हो, या CSS के थ्रू नहीं होती तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो एटलीस्ट हो जाती है। और वो हमारी नेक्स्ट चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है, जावास्क्रिप्ट एक वेबसाइट को फंक्शनल बनाता है। कोई भी चीज़ जो हमारे पास मूव करनी होती है या किसी चीज़ से इंटरेक्ट करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई बटन पे किसी क्लिक करते हैं, जैसे हम फेसबुक पे हैं तो हम लॉगिन के बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो उस बटन को क्लिक पे जो जो चीज़ें होती हैं जो हमें लॉगिन करके देती हैं वेबसाइट पे, वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती हैं। जैसे वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, और वो सर्वर आपको आपकी यूज़र नेम और आपकी बाकी चीज़ें भेजता है ताकि आप वेबसाइट पे लॉगिन होते हो। अब यहाँ पे इवन दो CSS डिसेबल हुई पड़ी है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो बर्ड्स हैं ये अभी भी उड़े जा रहे हैं, हालांकि इनके पास कोई आसमान नहीं उड़ने को। तो ये चीज़ बनी हुई है जावास्क्रिप्ट से, क्योंकि मैंने कोड किया हुआ है कि ये एनिमेशन, इसकी इमेजेस रिप्लेस होती रहती हैं जिससे ये एनिमेशन बनी हुई है। तो ये चीज़ जावास्क्रिप्ट से है, तो ये CSS डिसेबल होने के बाद भी
कंटिन्यूसली चल रही है, लेकिन बस उसकी पोजीशन ख़राब हो गई है क्योंकि पोजीशन जो थी वो CSS के थ्रू की हुई थी इसकी। अब मैं यहाँ पे वापस ज़रा इसको ना ठीक करता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी जैसे जैसे हमारे पास है, जैसे ये बटन्स हैं यहाँ पे, ये भी CSS के थ्रू थोड़े से एनिमेट हुए हैं। जैसे अगर आप गौर से देखो तो अगर मैं इस पे हवर करता हूँ माउस, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्कर कलर का हो जाता है। और जावास्क्रिप्ट के लिए जैसे एक और चीज़ यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, जो वो ये टॉगल थीम वाला बटन है। तो मैं यहाँ पे जब प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो टर्न इसको डार्क थीम में कन्वर्ट कर देता है। और ये मैंने बनाया भी अपने एक पुराने ट्यूटोरियल में था, जो मैंने किसी अपने पुराने चैनल पे बनाया था, जो कि ये टॉगल बटन इस तरह का दिखता है। ये मैंने प्लेन बिल्कुल HTML CSS से बनाया था, कोई इसमें जावास्क्रिप्ट भी इन्वॉल्व नहीं थी। यहाँ पे मैंने बस इसमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट ऐड की थी। और ये बाकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये चेंज होना और ये इमेजेस का लोड होना, ये सारा कुछ भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना हुआ है रिएक्ट के अंदर। अच्छा, ये हो गई हमारी सारी फ्रंट एंड वाली साइड की चीज़ें पूरी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे बैक एंड क्या होता है और बैक एंड वाली साइड पे क्या चल रहा होता है। बैक एंड जो हमारा सर्वर होता है वो हमारा ना सारी लॉजिक के साथ डील करता है, तो वो हमारी एप्लीकेशन का ब्रेन होता है। और बैक एंड के साथ ही हमारी साथ अटैच होती है डेटाबेस। डेटाबेस हमारी एप्लीकेशन का सारा डेटा स्टोर करती होती है। तो हमारे जैसे आप फेसबुक पे आप लॉगिन करते हो, आपकी तस्वीरें होती हैं जो वो फेसबुक की जो जहाँ पे भी डेटाबेस होती है वो वहाँ पे उनके पास स्टोर होती हैं। और वो आपकी सारी डिटेल्स, जैसे हर एप्लीकेशन पे आप कहीं पे भी लॉगिन करते हो या कोई फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो, तो उसकी भी सारी डिटेल्स एक डेटाबेस में स्टोर होती है ताकि बाद में भी उनको एक्सेस किया जा सके। अब हमारे पास बैक एंड और फ्रंट एंड को डिफ्रेंशिएट इसलिए किया जाता होता है ताकि हम सिक्योर रख सकें। फ्रंट एंड जो होता है हमारे पास वेब एप्लीकेशंस का, वो ब्राउज़र पे चलता होता है। और ब्राउज़र पे ना आप जो वेबसाइट आप खोलते हो आप उसकी हर चीज़ एक्सेस कर सकते होते हो। तो मिसाल के तौर पे इसी वेबसाइट पे ही मैं अपने खोलता हूँ। मैं कंट्रोल शिफ्ट और आई दबाया यहाँ पे, तो इससे मेरे पास साइट पे कंसोल खुल जाएगा। अब यहाँ पे कंसोल में हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ वेबसाइट की एक्सेस करनी हो वो भी देख सकते हैं हम। तो जैसे ये हमारे पास इस वेबसाइट की सारी HTML लिखी हुई है, मैं यहाँ पे इन चीज़ों को मतलब एक्सेस भी कर सकता हूँ। अब ये वो मुझे बता रहा है कि इस HTML के कोड में ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो आए इसको मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे चेंज करके टैग करूँगा तो आप देख सकते हो कि वेबसाइट पे भी वो टैग लिख दिया यहाँ पे उसने। तो यहाँ पे मैं HTML एडिट भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये सेव नहीं होगी कहीं पे भी, मैं अगर पेज को रिफ्रेश किया जैसे, तो यहाँ पे वापस वो पुराने स्टेट में चली गई है। तो यहाँ पे मैं पूरे जितने जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है, जैसे ये एनिमेशन चल रही है मेरे पास, तो वो मुसलसल इमेजेस अपडेट हो रही हैं इनकी, जिससे ये एनिमेशन बन रही है। और ये सारी चीज़ें इसी तरह यहाँ पे सारा कुछ एक्सेस किया जा सकता है। और ये बता रहा है यहाँ पे कि इनके साथ CSS जो है वो किस तरह, कौन सी CSS अटैच हुई है, किस तरह इस चीज़ को स्टाइल किया हुआ है, सारी डिटेल्स यहाँ पे ना पता चल जाती होती हैं जो आपकी वेबसाइट पे हो रहा होता है। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क वाला टैब खोलता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं मेरे पास। ये सारी चीज़ें जो इस वेब पेज ने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी है ना, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं। तो जो ये यहाँ पे डोमेन नेम पे सर्वर पे मेरे पास इस वेबसाइट को चलाने के लिए चीज फाइल्स पड़ी हुई है ना, उन सारी फाइल्स को एक्सेस करने की यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका सारा कोड भी आ जाता होता है, सारी ये तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पे, और कुछ और भी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे रिक्वेस्ट, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आप समझ लो कि वेबसाइट मेक बना करती है ना, वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाती होती हैं। तो इस चीज़ की वजह से ना सिक्योरिटी रिस्क हमारे पास होते हैं कि अगर हम एक बिजनेस लॉजिक को फ्रंट एंड साइड पे परफॉर्म करें ना, तो उसका हैक होने का डर होता है और उसके इंफॉर्मेशन स्टील होने का खतरा होता है। इसलिए हमारे पास बैक एंड बनता होता है कि सर्वर एक कम्प्लीटली डिफरेंट जगह पे होता है और वो सिक्योर होता है। उसके पास मतलब कह लो डिटेल्स होती हैं कि अगर इस जगह से रिक्वेस्ट आए, सिर्फ उसी रिक्वेस्ट को आपने ना हैंडल करना है और उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, और किसी और जगह से अगर रिक्वेस्ट आए उसे मतलब बिल्कुल हैंडल ना करें। और भी इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी मेजर्स होती हैं
शायद हम फ्यूचर लेक्चर्स में इस चीज़ को और डिस्कस करें। तो इन फ्रंट एंड और बैक एंड की कम्युनिकेशन के लिए ना हम APIs बनाते होते हैं। API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस, और इसकी मैं बेस्ट मिसाल यही दे सकता हूँ जो मैंने भी सीखते वक्त यही सुनी थी कि APIs एक तरह से एक रेस्टोरेंट के वेटर की तरह होती हैं। तो आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हो और वहाँ पे आप उनका मेन्यू पढ़ते हो, तो उनका मेन्यू जो होता है वो उस रेस्टोरेंट का फ्रंट एंड होता है, और जो वेटर होता है वो API होता है। वो आपकी रिक्वेस्ट लेता है आपसे, जो आप कस्टमर से आपकी रिक्वेस्ट लेता है वेटर, और वो फिर लेके जाता है किचन में वेटर। तो किचन यहाँ पे हमारा बैक एंड होगा, और बैक एंड जो होता है वो सारी आपकी जो रिक्वेस्ट होती है उसको हैंडल करता है और आपका ऑर्डर प्रिपेयर करता है, और फिर आपका जो ऑर्डर होता है वो वेटर जो होता है आपको लाके सर्व करता है। तो ये API सर्वर की एक बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने भी जब ये चीज़ें शुरू में सीखी थी, तो मेरे ख्याल में मैंने यही एग्जांपल्स सुनी थी, और ये सारी चीज़ें थी जो हमें समझने की ज़रूरत थी बिफोर हम कोर्स को शुरू करें और एक्चुअली कोडिंग प्रैक्टिसेस की तरफ आएँ, कोड करने और चीज़ें सीखने की तरफ आएँ। ये कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे लगता था कि कोई भी बंदा जो वेब डेवलपमेंट सीख रहा है उसको शुरू में ज़रूर आने चाहिए। आपका कोई सवाल हो तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।